दिस इज साक्षी वर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग कंसेप्ट। तो आज हम लोग जानेंगे अबाउट जुडिशियरी एंड राइट्स, यानी वो क्या प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये इंश्योर करती है कि जुडिशियरी के पास पावर है कि हमारे राइट्स की एक गारंटर की वे में काम करे, एक प्रोटेक्टर की वे में काम करे। ठीक है ना। जुडिशियरी ये इंश्योर किस प्रोविजन के थ्रू करती है, राइट। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने जाना कि 1929 में कैसे एक रिवॉल्यूशनरी फेज आया हमारे इंडियन जुडिशरी सिस्टम में, जिसके कारण से पीआईएल काफी फेमस हो गया। यानी जो गरीब व्यक्ति भी थे वो भी अपने हक का आवाज उठा सकते थे, अपने हक के लिए आवाज उठा सकते थे, हालांकि उनके द्वारा नहीं बल्कि उनके नुमाइंदे के द्वारा, है ना। हम लोग ने कंसेप्ट क्लियर कर चुका है ऑलरेडी, और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझते जा रहे हैं, राइट। तो कौन से प्रोविजन ये इंश्योर करते हैं कि दैट सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज अ प्रोटेक्टर ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजंस। तो दो आर्टिकल हमेशा गार्ड बांध के याद रखना, दो आर्टिकल ये आप लोग जानते भी होंगे। आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 में क्या है हमारा, ये एक फंडामेंटल राइट्स है जो कि क्या कहता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं उसको अभी। तो आर्टिकल 2 में हमारा एक मौलिक अधिकार है जो ये बतलाता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी हमारे पास तो राइट्स है, समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू इक्वालिटी है, लेकिन ऐसी प्रोविजन जो ये इंश्योर करती है कि जब हमारा राइट वायलेट हो किसी भी पर्सन के द्वारा, स्टेट के द्वारा, तो उस समय वो व्यक्ति क्या करेगा, वो पीड़ित व्यक्ति क्या करेगा, वो एग्रीवेट पर्सन क्या करेगा। तो आर्टिकल 32 में प्रोविजन है कि अगर पर्सन का राइट वायलेट हो रहा है तो या तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या तो वो हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है ना। तो आर्टिकल 32 किसके पास ये पावर है, पावर टू इशू रिट्स। आर्टिकल 32 में रिट जारी करने का अधिकार किसको मिला है, तो सुप्रीम कोर्ट को, है ना। ये आर्टिकल 32 की बात है। अभी मैंने ये कहा कि हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है कि वो रिट्स को इशू कर सकता है। अब रिट्स कौन कौन से, ये आपको लोगों को पता ही होंगे। हैबियस कॉर्पस है, मैंडामस है, को वारंटू है, सर्शियरी है, राइट। ये आप लोग ने फंडामेंटल राइट्स में बहुत अच्छे से समझ रखा होगा, राइट। अगर आप लोग ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आके देख लेना, मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, राइट। अभी हम लोग बात करेंगे कि हाई कोर्ट के पास कौन से पावर है, कौन से आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है कि वो भी हमारे प्रोटेक्टर ऑफ द राइट्स का के लिए काम करेगा। ठीक है ना। ये हम शायद पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इस आर्टिकल के बारे में। वो आर्टिकल कौन सा है, 226। यानी हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो रिट्स को इशू कर सकता है, राइट। हाई कोर्ट भी हमारे प्रोटेक्टर ऑफ द राइट ऑफ सिटीजन बन सकता है, बन सकता है क्या, वो है ही, राइट। पावर टू इशू रिट्स वेस्टेड विथ हाई कोर्ट। ठीक है, यहां तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आई एम श्योर। ठीक है। आपके बुक में एक और पॉइंट लिख रखा है कि एक तो वो प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का काम करती है, तो दूसरी तरफ वो इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की काम करती है। इंटरप्रेट यानी जो कानून क्या कहता है, उसके सही मायने क्या है, वो कौन बतलाएगा। कोई तो ऐसा एम्पायर होना चाहिए, तो वो एम्पायर कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर है कि
कोई ऐसा कानून जो हमारे राइट्स को हनन कर रही है या ऐसी कोई लॉ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के अनुरूप नहीं है, तो उसको क्या कर सकती है, नल एंड वॉइड कर सकती है, उसको असंवैधानिक बनाकर, उसको असंवैधानिक बतलाकर उसको उस कानून को रद्द कर सकती है। ठीक है, किस ग्राउंड पे, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है ना। तो दूसरा क्या हो जाएगा जुडिशियरी के पास पावर कि कैन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं एससी, ठीक है, आप लोग समझ जाना, एससी कैन डिक्लेयर कंसर्न लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो ये किस आर्टिकल के तहत, ये कहां हम लोग के मेंशन रहेगा, तो आर्टिकल 13 हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की ये बताती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि कोई भी कानून असंवैधानिक है, संविधान के अनुरूप नहीं है, इट मीन्स द लॉ विच आर इनकंसिस्टेंट विद द provision of the constitution, then the supreme court can declare the concerned law as unconstitutional and can declare that law null and void। उसको उसी समय अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता के उस लॉ को रद्द कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। ये कहां पे लिख रखा है, तो आर्टिकल 13 में। अगर आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे तो आपको आर्टिकल 12 टू 35 तक पढ़ना होता है। ठीक है, लेकिन मेन जो है 14 32 तक ही है, बाकी सब जो है एक्स्ट्रा प्रोविजन बतला रखे जो उसके एक्सपांडेड फॉर्म है हमारे फंडामेंटल राइट्स के। तो आर्टिकल 13 भी फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ही आप लोग को पढ़ना होगा। ठीक है ना, और मैंने आर्टिकल 13 को पढ़ा रखा है। अगर आप लोग को डिटेल वे में जानना है इसके बारे में तो आप लोग प्लीज उस वीडियो को देख लेना, अगर आपको ऐसा लगे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। ठीक है, ये समझ गया, समझ में आ गया होगा आप लोग को समझ में आ गया होगा ये चीज। फिर बात आता है, ये जो दो प्रोविजंस है, ये जो फर्स्ट प्रोविजन है कि रिट्स को इश्यू करने का, और दूसरा पावर है कि कोई भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का, तो ये क्या बताता है, यहाँ पे क्या काम कर रहा है आर्टिकल 32 या 2226 को इश्यू करके, तो ये बताता है कि जो हमारी जो प्रोटेक्टर ऑफ द राइट सिटीजन यानी नागरिक की अधिकार को सुरक्षा मुहैया कराती है कौन, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय हमारी अधिकारों को सुरक्षा प्रदान कराती है। ठीक है, और दूसरे आर्टिकल में ये बतलाता है, हम लोग दूसरे प्रोविजन ये बतलाता है कि सुप्रीम कोर्ट वर्क एज अ इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के क्या मायने हैं, वो आप जो कानून बना रहे हो क्या वो कानून के अनुरूप है या नहीं है, यानी सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज अ इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए, यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे वर्क कर रहा है एज अ प्रोटेक्टर ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन, और यहां पे क्या काम कर रहा है, एज अ इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के जानेंगे अबाउट सुप्रीम कोर्ट की, क्या उसका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। आप लोग ने उसका नाम तो सुना ही सुना होगा, वो क्या है, जुडिशियल रिव्यू, हिंदी में बोले तो न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, ये आइडिया कहां से लिया गया जुडिशियल रिव्यू का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो लिया गया है यूएसए से। ठीक है, ये यूएसए से बॉरो किया गया है हमारे इन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो अभी जानेंगे। टू एग्जामिन power of supreme
एससी मैं शॉर्ट में लिख रहे हैं, पावर ऑफ एससी टू एग्जामिन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ, राइट। तो जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का वो अधिकार जिसमें वो एग्जामिन करता है, परीक्षण करता है कि क्या वो कानून संवैधानिक है, संविधान के अनुरूप है, कॉन्स्टिट्यूशनल है वो कानून। तो ये किस चीज में चेक करता है वो जुडिशियल रिव्यू जब अपना पावर को यूज करता है तब वो एग्जामिन करता है, परीक्षण करता है कि क्या वो कानून हमारे संविधान के अनुरूप है, हाँ या ना, नहीं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके उस कानून को वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, राइट। तो अब आप बोलोगे कि आर्टिकल 13 में भी तो कहीं ना कहीं सिमिलर बात है, तो आर्टिकल 13 का दूसरा नाम आप बोलोगे तो जुडिशियल रिव्यू ही है, ठीक है। अगर जुडिशियल रिव्यू की बात करूं मैं तो ये जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 को ही इंटरप्रेट करता है। आर्टिकल 13 में ही ना पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो कोई भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है जब उसको लगे तो अगर आपको आर्टिकल 13 के बारे में पूछा जाए तो सीधा आप फटाक से बोल देना कि इट्स मीन जुडिशियल रिव्यू, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ। तो ये क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू, जो कि कहां से लिया गया है, यूएसए से वो बोरो किया गया है, राइट। ये आपके बुक में नहीं दिया होगा, ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट बात है जो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। लेकिन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है वो कहीं भी ये बात मेंशन नहीं है, इसीलिए आर्टिकल 13 इनडायरेक्ट वे में जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। नाउ हम बात करेंगे कि जुडिशियल रिव्यू आखिर क्यों जरूरी होना चाहिए। तो हम लोग सभी जानते हैं कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो रिटन वे में है। अगर वो रिटन वे में, ऐसा तो नहीं है कि ब्रिटेन की तरह अनरिटन फॉर्म में है, यहाँ रिटन फॉर्म में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट जो है टन चेंज करती रहती है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ ऐसा ले आए जो हमारी राइट के खिलाफ हो या किसी स्टेट के पावर को कर्टेल कर रही हो, किसी राज्य के पावर को खत्म कर रही हो, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए उनको जुडिशियल रिव्यू का पावर दिया गया है। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कहीं भी मेंशन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हमेशा ही आप लोग याद रखना कि आर्टिकल 13 इज ऑल अबाउट जुडिशियल रिव्यू, राइट। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू कहां का यूज कर सकता है। तो पहला बात कहां यूज कर सकता है कि जब इनकंसिस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगा किसके किसके बीच में, तो बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अभी इसका एग्जांपल बताते हैं। अब ये स्पेलिंग ही मैंने गलत लिख दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, राइट। इनकंसिस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन, ये बिटवीन है, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब आप लोग कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कैसा पावर भाई तो इनकंसिस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। हम लोग जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। यानी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल भी है, एट द सेम टाइम यूनिटरी भी है। अब ये आपको कंफ्यूजन में आ रहा होगा कि ये फेडरल यूनिटरी का क्या फंडा है, तो आप लोग घबराइए बिल्कुल भी नहीं। अगला चैप्टर ही फेडरलिज्म है हमारा, उसमें हम लोग को और कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल पाएगा कि व्हाट इज ऑल अबाउट फेडरलिज्म एंड व्हाट इज अबाउट यूनिटरी पॉलिटी, राइट। वो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी ये समझ लो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दे रखे हैं, दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। सबके अपने डिफाइंड पावर्स है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है हमारे इंडियन पॉलिटी में कि कभी कभार सेंटर जो है स्टेट का लॉ बनाने लगती है। स्टेट का जो विषय होता है वो कौन बनाने लगती है, लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उस समय क्या कर सकता है वो कंसर्न राज्य कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा कि बोलेगा कि देखिए जो हमारा जो सब्जेक्ट में जो विषय दिया गया, मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट कल होके कोई एग्रीकल्चर में कानून बना दे, ठीक है। हाल ही में हम लोग ने कानून को देखा, 3 जो फार्म बिल आए हैं वो हम लोग ने देखा। आप लोग पेपर पढ़ते हो तो पता होगा आप लोगों की तीनों कानून क्या है, ठीक है।
तो ये एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो कल अगर कोई कानून बनाए तो स्टेट बोल सकता है कि एग्रीकल्चर इज सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट, ठीक है ना। तो वो कहाँ जाएगा ये बात लेके, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट क्या देखेगी, उस लॉ की, उस कानून की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को देखेगी, संवैधानिकता को देखेगी, क्या वो लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप है या नहीं। तो उस समय अगर उनको लगे सुप्रीम कोर्ट को किया है कॉन्स्टिट्यूशन हमारे, ये जो लॉ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप नहीं है, तो उसके इसमें से उस लॉ को कैंसिल कर सकती है, राइट। तो ये जो फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को जब डिस्ट्रॉय करता है कोई भी कानून, तो जो स्टेट है जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की, देखिए ये हमारे पावर को कर्टेल कर रहा है, ठीक है। एक तो ये बात हो गया। और दूसरा और कब यूज कर सकता है, जब हमारा प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट द राइट ऑफ सिटीजन। अगर कोई सिटीजन को लगे, आप लोग जानते ही हैं कि सिटीजन को लगे उनके राइट, फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करा, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ठीक है। चैलेंज करेगा कि भाई देखो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करा, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो दो वे में ये काम करते जुडिशियल रिव्यू में, ठीक है। प्रोटेक्ट राइट ऑफ सिटीजन व्हेन राइट्स आर वायलेटेड, ये मैं थोड़ा सा एक्सपैंड कर देती हूँ इसको, वायलेटेड बाय अदर। एक तो हुआ कि इनकंसिस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तब, एक तो का क्या कि जब हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात आएगी, तो जब हमारा राइट्स वायलेट होगा, तो राइटिंग थोड़ा खराब है लेकिन कोई बात नहीं, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और ये जो रिव्यू पावर है, ये नहीं कि सिर्फ सेंटर जो कानून लाएगा उसके लिए, इट एक्सटेंड्स टू स्टेट लॉ टू। अगर कोई राज्य भी कोई कानून लाए तो उसको भी चैलेंज किया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू का पावर यूज करके कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। यानी हम लोगों ने देखा कि जो जुडिशरी है वो पावरफुल बन चुकी है, क्या वो पावरफुल थी, लेकिन अब जो ज्यादा पावरफुल है। अगर आप लोग पढ़ोगे इंडियन पॉलिटी को डेप्थ में, तो आप लोग जानोगे कि 70s 80s के पहले, जब तक पिल नहीं आया था, तब एक बहुत ही स्टैग्नेंट वे में काम करती थी हमारी जुडिशरी। लेकिन बहुत सारे ऐसे जजेस आए, सीजीआई आए, जो हमारे एक जुडिशियल सिस्टम में बदलाव लाए, ठीक है। तो ये रिट्स का अच्छे से यूज करने लगे, जुडिशियल रिव्यू का पावर को अच्छे से यूज करने लगे, तो जुडिशरी को एक पावरफुल बनाती है। हम लोग सभी जानते हैं कि अगर जुडिशरी ना हो तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव मिलकर हमारे राइट्स का जो हाल करेगी, वो तो अलग ही बात है। साथ में जितने सारे कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन जो भी अच्छी अच्छी बातें लिखी उसको हटा के अपना चीज ले आएंगे, राइट। वो जुडिशरी है जो सारी चीजें बचाती है, वो एक ढाल की तरह काम करती है, राइट। तो ये जो सारे जुडिशियल रिव्यू है, रिट्स है, पीएल के थ्रू हम लोग की जो बातें सुनी जाती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए, और वो भी इंडिया के लिए जो कितना पॉपुलस कंट्री है, राइट। तो यहां तक आप लोग समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट जुडिशरी एंड पार्लियामेंट, यानी दोनों में कब फ्रिक्शंस आए हैं हमारे इंडियन पॉलिटी में, राइट। और अगर आप लोग को प्रीवियस वीडियोस देखना होगा तो प्लीज आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं अबाउट जुडिशरी तो आप लोग को टॉपिक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आप लोग को कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज डू आस्क टू मी, आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर, प्लीज एंड प्लीज, क्योंकि आप लोग कोई कमेंट करते ही नहीं हो, राइट। तो हमको पता है कैसे लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो प्लीज आप लोग कमेंट करो, मैं आप लोग को जवाब डेफिनेटली दूंगी। और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर तो करो ही करो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो ही लाइक करना, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।